टुडेस टॉपिक दैट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में स्पर्माटोजेनेसिस के बारे में पढ़े थे कि स्पर्माटोजेनेसिस में हम लोग स्पर्म का कंप्लीटली फॉर्मेशन कर लिए थे। स्पर्माटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ था बाय द स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस। तो आज हम लोग देखेंगे कि आखिर उस जो स्पर्म का स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस से जिस स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ था स्पर्माटिड से, आखिर उस स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं जो फिगर्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दिस इज द फिगर्स ऑफ स्पर्म से, और मॉर्फोलॉजिकली स्पर्म को 4 पार्ट्स में बांट दिया गया है। एक पार्ट जो होता है वो हेड होता है, नेक होता है, मिडिल पीस होता है और टेल होता है। इस प्रकार से मॉर्फोलॉजिकली स्पर्म को 4 पार्ट में बांटा गया है। हेड, नेक, मिड पीस और टेल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पूरा हेड के बारे में जानते हैं। ओके, लेकिन उसके पहले भी आप जान जाइए कि जो स्पर्म आप देख पा रहे हैं, इस स्पर्म का जो साइज होता है, इसमें ह्यूमन स्पर्म का जो साइज होता है वो 60 माइक्रोमीटर का होता है। और उस 60 माइक्रोमीटर में हेड जो है वो 4.5 माइक्रोमीटर का होता है, नेक जो है वो 0.5 माइक्रोमीटर का होता है, मिड पीस जो है वो 5 माइक्रोमीटर का है, और ये टेल जो है ये सबसे लंबा होता है, लॉन्ग होता है, ये 50 माइक्रोमीटर का होता है। दिस मीन्स टोटल स्पर्म का जो लेंथ है वो है 60 माइक्रोमीटर, और उस 60 माइक्रोमीटर में 50 माइक्रोमीटर का टेल होता है, और 10 माइक्रोमीटर्स में हेड, नेक और मिडिल पीस होता है। दिस में सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट जो है वो टेल होता है स्पर्म का। ओके, आइए अब हम लोग देखते हैं कि हेड रीजन, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पर्म दैट इज द हेड। हेड में 2 मटेरियल्स होता है, एक जो आप क्रोमोसोम देखते हैं और दूसरा न्यूक्लियस। स्पर्म की आउटर लेयर जिसे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके इनसाइड जो है एक्रोसोम है। ओके, एक्रोसोम जो है वो ग्लाइको कॉम्प्लेक्स से बनता है। दिस मीन्स एक्रोसोम का फॉर्मेशन जो है वो ग्लाइको कॉम्प्लेक्स से बनता है। दिस मीन्स एक्रोसोम इज फॉर्म बाय ग्लाइको कॉम्प्लेक्स। ओके, इस एक्रोसोम की इनसाइड कुछ इनएक्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। ओके, इस एक्रोसोम में एक एंजाइम्स होता है जिसे हम लोग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहते हैं, लेकिन वो एंजाइम जो है वो इनएक्टिव होता है। और इस एक्रोसोम के जो ऑर्गेनल होते हैं वो जाइमोजन होते हैं। जाइमोजन ऑर्गेनल है जो कि इनएक्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होता है इसमें, और एक्रोसोमल मेम्ब्रेन। ओके, एक्रोसोम के इनसाइड क्या होता है, जाइमोजन ऑर्गेनेल इनएक्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को रखता है। ऑर्गेनेल क्या है, जाइमोजन ऑर्गेनेल। ओके, और दूसरा जो न्यूक्लियस जो होता है वो हेप्लॉइड होता है। ओके, और हाईली कॉन्डेंस्ड होता है। ये न्यूक्लियस जो है ये डीएनए ट्रांसक्रिप्शनली इसका यानी कि डीएनए का, न्यूक्लियस का डीएनए जो है वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। दिस मीन्स ट्रांसक्रिप्शनल में वो फेल कर जाता है। दिस मीन्स डीएनए ऑफ न्यूक्लियस इन ट्रांसक्रिप्शन फेलियर, जिससे क्या होता है कि डीएनए जो है उस प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं कर पाता। ओके, उस डीएनए प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं कर पाता, जिससे क्या होता है कि स्पर्म जो है वो डिवाइड नहीं कर पाता। ओके, स्पर्म जो है डिवाइड नहीं कर पाता। ओके, सेकेंड पार्ट दैट इज द नेक पार्ट जो 0.5 माइक्रोमीटर का होता है, और इस नेक में 2 सेंट्रियोल्स होता है।
एक को प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और दूसरा जिसे हम लोग डिस्टल सेंट्रियोल कहते हैं। सेंट्रियोल हम लोग उसी को नाम देते हैं जो कि डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, जो डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है उसे हम लोग बेसल बॉडी, बेसल ग्रेनुल्स कहते हैं। ओके, वही उसी सेंट्रियोल को जो कि डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसे हम लोग सेंट्रियोल कहते हैं, और वही सेंट्रियोल जो डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता उसे बेसल बॉडी, बेसल ग्रेनुल्स कहते हैं। ओके, तब देखिए इस नेक पार्ट में जो 2 सेंट्रियोल्स होता है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल, उसमें प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो होता है वो ओरिजिनल सेंट्रियोल होता है। ओके, ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो होता है वो ओरिजिनल सेंट्रियोल होता है, लेकिन ये डिस्टल सेंट्रियोल जो है ये फ्लैजिला का फॉर्मेशन करता है, एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन करता है, फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। इसलिए डिस्टल सेंट्रियोल को जो फ्लैजिला का फॉर्मेशन करता है, फ्लैजिला लाइक एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसे हम बेसल बॉडी और बेसल ग्रेनुल कहते हैं। क्योंकि डिस्टल सेंट्रियोल जो है वो डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, ये डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, इसके कारण इसे हम लोग बेसल ग्रेनुल्स यानी कि डिस्टल सेंट्रियोल को बेसल ग्रेनुल्स और बेसल बॉडी कहते हैं। ओके, जो कि डिस्टल सेंट्रियोल जो है रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सियल फिलामेंट के फॉर्मेशन। ओके, this means distal centriole that is responsible for formation of axial filament. Okay, सेकेंड, यहाँ पे हेड पार्ट में जो आप एक्रोसोम देखे हैं, इस पूरा हेड पार्ट का एक्रोसोम जो है वो 50 to 60% पोर्शन जो है वो ऑक्युपाई करता है। यानी हेड पार्ट का एक्रोसोम जो है वो एक्रोसोम ऑक्युपाई टोटल 50 to 60% portion of head. Acrosome occupy 50 to 60% portion of head. ओके, तो आप जान गए कि यहाँ पे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल का क्या फर्क है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो कि डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए इसे हम लोग ओरिजिनल सेंट्रियोल कहते हैं। लेकिन डिस्टल सेंट्रियोल जो डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, वो एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन करता है, इसलिए हम इसे बेसल बॉडी और बेसल ग्रेनुल्स कहते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं मिड पीस पर। मिड पीस में आप क्वाइल्ड स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, स्पाइरली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, वो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। ओके, इसी स्पाइरली क्वाइल्ड में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, और वन स्पाइरल क्वाइल्ड में वन टर्न में यहाँ पे आप 2 देख पा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन 2 माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, ये टोटल जो टर्न होते हैं, जो स्पाइरली क्वाइल्ड होता है, वो टोटल नंबर 60 होता है, 16। ए टोटल स्पाइरली क्वाइल्ड जो स्ट्रक्चर्स होता है मिड पीस में, वो कितना होता है 16, और वन स्पाइरली क्वाइल्ड में 4 to 5 माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इस प्रकार से यानी कि ईच टर्न में 4 to 5 माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ओके, और टोटल टर्न कितने होते हैं 16। तो इस प्रकार से टोटल, दिस मीन्स एवरेज जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर होता है वो 70 होता है। ओके, टोटल जो क्वाइल स्ट्रक्चर्स है वो कितना होता है 16, और ईच क्वाइल स्ट्रक्चर्स में
4 to 5 माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो एवरेज जो है इस मिड पीस में माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर होता है वो 70 होता है एवरेज। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है मिड पीस में, जो कि एटीपी का फॉर्मेशन करता है, एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, जो कि इस स्पर्म के मूवमेंट में मोटिलिटी में वाइब्रेशन में मदद करता है, जो एनर्जी जो कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है। इसीलिए इस मिड पीस को पावर हाउस ऑफ द स्पर्म कहते हैं। मिड पीस को पावर हाउस ऑफ द स्पर्म कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इस मिड पीस में, स्पर्म के मिड पीस में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जिसका एवरेज नंबर जो है वो 70 होता है। इसलिए हम लोग जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। सेल में अगर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है तो पावर हाउस ऑफ द सेल। लेकिन यहाँ पे स्पर्म में जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है मिड पीस में, इसलिए इस मिड पीस को पावर हाउस ऑफ द स्पर्म कहते हैं। ओके, अब देखिए टेल पार्ट, जैसे कि आप जान चुके, इसी में जो स्पाइरली क्वाइल्ड माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसी मास ऑफ स्पाइरली क्वाइल्ड माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग निवेनकर्ण शेथ कहते हैं। निवेनकर्ण शेथ किसे कहते हैं? तो इसी माइटोकॉन्ड्रिया जो आप देख रहे हैं स्पाइरली क्वाइल्ड माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इसी मास ऑफ स्पाइरली क्वाइल्ड माइटोकॉन्ड्रिया को, दिस मीन्स स्पाइरली क्वाइल्ड माइटोकॉन्ड्रिया के मास को निवेनकर्ण शेथ कहते हैं। ओके, अब देखिए, जब हम लोग ये जान गए कि निवेनकर्ण शेथ क्या होता है, तो हम लोग एक टर्म होता है मैंचिट टर्म। मैंचिट टर्म क्या होता है? तो मैंचिट टर्म जो होता है वो साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम होता है, जिसमें साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम होता है। अगर स्पर्म में मोटिलिटी हो, वाइब्रेशन हो, उसके लिए इसमें एनर्जी का अमाउंट जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, और अनवांटेड इसका बॉडी जो है हल्का होना चाहिए। अनवांटेड मटेरियल जो है वो सर्टोली सेल्स के द्वारा फेगोसाइट हो जाता है। तो बहुत सारे साइटोप्लाज्म जो भी होते हैं उसे भी सर्टोली सेल जो है वो फेगोसाइट कर जाता है। लेकिन इसमें जो अमाउंट होता है साइटोप्लाज्म का किस्म, तो इस मिड पीस में स्पर्म के मिड पीस के अराउंड जो साइटोप्लाज्म का अमाउंट होता है, उसी अमाउंट को हम लोग मैंचिट कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म कहाँ पाया जाता है? तो हेड पार्ट में, नेक पार्ट में साइटोप्लाज्म नहीं होता। साइटोप्लाज्म का अमाउंट जो होता है वो मिड पीस में होता है, और इस टेल के इनिशियल पार्ट में साइटोप्लाज्म जो है पाया जाता है। टेल पार्ट, दिस मीन्स लास्ट पार्ट में, टेल के लास्ट पार्ट में साइटोप्लाज्म नहीं पाया जाता। ओके, लास्ट पॉइंट, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हेड जो है, जो कि टेल में खुल रहा है, तो यहाँ पे एक रिंग सेंट्रियोल होता है जिसे हम लोग एनुलस कहते हैं, और ये नॉन फंक्शनल सेंट्रियोल होता है। एनुलस क्या होता है? तो एनुलस एक रिंग सेंट्रियोल है जो नॉन फंक्शनल सेंट्रियोल होता है। ओके, नॉन फंक्शनल सेंट्रियोल होता है। ओके, तो ये जो एक्सियल फिलामेंट होता है, यही एक्सियल फिलामेंट जो है स्पर्म के मोटिलिटी में, वाइब्रेशन में मदद करता है। दिस मीन्स एक्सियल फिलामेंट दैट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ, फॉर द मोटिलिटी ऑफ, वाइब्रेशन ऑफ स्पर्म। जिससे स्पर्म जो है मूव कर पाता है, स्पर्म में जो मोटिलिटी होता है
वो किसके द्वारा होता है? तो इस एक्सियल फिलामेंट में वाइब्रेशन के कारण, एक्सियल फिलामेंट में वाइब्रेशन होता है, इस टेल में वाइब्रेशन होता है, इसके कारण स्पर्म जो है मूव कर पाता है इसमें, जिसके कारण स्पर्म में मोटिलिटी होता है। ओके, अब देखिए एक्सियल फिलामेंट के वाइब्रेशन के लिए फेवर जो करता है वो कैल्शियम आयन होता है। एक और बात याद रखने वाला है कि एक्सियल फिलामेंट, स्पर्म के एक्सियल फिलामेंट में जो मूवमेंट कराता है वो कैल्शियम आयन रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, और जिसमें फेवर करता है कैल्शियम आयन एक्सियल फिलामेंट में मोटिलिटी के लिए, वाइब्रेशन के लिए, और अनफेवर करता है कॉपर। तो आप जानते हैं कि स्पर्म का जो वेलोसिटी है, जिस स्पीड से वो मूव करता है, वो होता है 3 mm पर मिनट। 3 mm पर मिनट की स्पीड से स्पर्म जो है मूव करता है। ओके, अब उस मूव को, अब जानते हैं कि जितना ही इस एक्सियल फिलामेंट में मूवमेंट होगा, जितना इस एक्सियल फिलामेंट में वाइब्रेशन होगा, उतना ही इस स्पर्म में मोटिलिटी होगा। ओके, तो इसमें एक्सियल फिलामेंट को, मोटिलिटी को, वाइब्रेशन को कौन कंट्रोल करता है? तो अगर स्पर्म जो है कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में है, कैल्शियम आयन के अराउंड है, तो कैल्शियम आयन जो है एक्सियल फिलामेंट के वाइब्रेशन में, मोटिलिटी को, वाइब्रेशन को फेवर करता है। जब कैल्शियम आयन ज्यादा होगा तो एक्सियल फिलामेंट में मोटिलिटी, वाइब्रेशन ज्यादा होगा, इससे स्पर्म का स्पीड जो है ज्यादा होगा। लेकिन अगर स्पर्म जो है कॉपर आयन के अराउंड है, कॉपर का अमाउंट ज्यादा है, वहां पे स्पर्म है जो कि एक्सियल फिलामेंट में वाइब्रेशन को रोकेगा, मोटिलिटी को रोकेगा, जिससे स्पर्म का मूवमेंट जो है वो नहीं हो पाएगा। दिस मीन्स स्पीड जो है वो कम होगा। दिस मीन्स स्पर्म की स्पीड को फेवर करता है कैल्शियम आयन और अनफेवर करता है कॉपर। ओके, इतना तो आप जान गए कि एक्सियल फिलामेंट में जो मोटिलिटी और वाइब्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है एनर्जी। और अगर ये स्पर्म जो है कैल्शियम आयन के अराउंड है, जहां कैल्शियम आयन बहुत पाए जाते हैं, वो जो है तब एक्सियल फिलामेंट में मोटिलिटी जो है, वाइब्रेशन जो है वो ज्यादा होगा। तो क्या होगा अगर ज्यादा होगा? तो तब जो है स्पर्म में वाइब्रेशन, दिस मींस मोटिलिटी, स्पर्म का मोटिलिटी ज्यादा होगा। और कॉपर और के अराउंड है, अगर कॉपर के अराउंड अगर स्पर्म है, तब इसमें मोटिलिटी कम होगा। दिस मीन्स कि कैल्शियम आयन जो है स्पर्म के मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फेवर करता है, और कॉपर जो है स्पर्म के मोटिलिटी को अनफेवर करता है। ओके, यहां पे आप जाने थे कि इस प्रकार से आप जान गए कि इस डिस्टल सेंट्रियोल का रोल क्या है, जो कि नेक रीजन में पाया जाता है। तो डिस्टल सेंट्रियोल जो है कि एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन करता है, इसलिए डिस्टल सेंट्रियोल को हम बेसल बॉडी और बेसल ग्रेनुल्स कहते हैं। लेकिन ये क्या आप जानते हैं कि प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, जिसे हम लोग ओरिजिनल सेंट्रियोल कहते हैं, क्यों कहते हैं इसे? तो इस प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का रोल ये है कि प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जब फीमेल एग से, दिस मींस फीमेल ओवम से फर्टिलाइज करता है, तब ये स्पर्म का
प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो है फीमेल की सेंट्रियोल में, फीमेल की ओवम में डोनेट कर देता है, क्योंकि फीमेल की ओवम में सेंट्रियोल नहीं होता। तो अगर फीमेल के ओवम में सेंट्रियोल नहीं होता है, दिस मीन्स कि ओवम में डिवीजन नहीं होगा, क्योंकि डिवीजन जो है वो सेंट्रियोल के कारण ही होता है। तो जिसके कारण यहाँ का प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो है आफ्टर फर्टिलाइज्ड होने के बाद, स्पर्म जो है ओवम से फर्टिलाइज कर जाता है, उसके बाद इस प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो है ओवम में डोनेट कर दिया जाता है। ओके, तो 1 सेंट्रियोल हो जाता है। लेकिन अगर कोई भी सेल डिवीजन करना चाहता है तो उसमें 2 सेंट्रियोल होने चाहिए। तो 1 सेंट्रियोल जो है वो अदर सेंट्रियोल का फॉर्मेशन कर लेता है, क्योंकि इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। इसके जो ओवम के जो डीएनए होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, जो कि प्रोटीन का सिंथेसिस भी कर लेता है। ओके, तो ये जो है अदर 1 सेंट्रियोल इस स्पर्म के द्वारा 1 सेंट्रियोल डोनेट होता है, और यही सेंट्रियोल जो है अदर सेंट्रियोल का फॉर्मेशन जो है ये ओवम कर लेता है, क्योंकि इसका डीएनए ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। ओके, अब देखिए, तो आप जानेंगे कि प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो है, इतना याद रखिए कि प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो है फीमेल में ओवम का जो फर्स्ट क्लीवेज होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, ओवम में जो फर्स्ट क्लीवेज होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और डिस्टल सेंट्रियोल क्या है? तो डिस्टल सेंट्रियोल जो है एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसे बेसल ग्रेनुल्स का फॉर्मेशन करता है, को भी कहते हैं बेसल बॉडी का फॉर्मेशन करता है। इसलिए ये देखो डिस्टल सेंट्रियोल जो है ये डिवीजन नहीं कराता, इसलिए इसे ओरिजिनल सेंट्रियोल नहीं कहते। ये फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, इसलिए इस डिस्टल सेंट्रियोल को हम लोग बेसल बॉडी, बेसल ऑर्गेनेल कहते हैं। ओके, तो आप जानेंगे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो है, और इतना याद है कि प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो है फीमेल में के ओवम में फर्स्ट क्लीवेज जो होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल जो है एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन करता है। और एक और बात याद रखिए कि एक्रोसोम जो है वो इक्विवेलेंट होता है किसके? एक्रोसोम जो है वो इक्विवेलेंट होता है लाइसोसोम के। एक्रोसोम में भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, लाइसोसोम में भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो ये याद रखना है कि एक्रोसोम जो है इक्विवेलेंट होता है लाइसोसोम के। ओके, इस प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल डिस्टल सेंट्रियोल का क्या फंक्शन है जान के। स्पर्म किस स्पीड से मूव करता है? तो 3 mm पर मिनट। ओके, पूरा जान गए। तो यही जो है इस स्पर्म का स्ट्रक्चर और कंप्लीटली स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जाने। अब आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए, अगर कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन को सेंड कीजिए, उसका रिप्लाई देने के लिए खड़ा है।